नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस उपजाऊ जमीन पर पूरे भारत का पेट पलता है, या फिर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हम आज देखते हैं, वो करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका के पास कहीं बर्फ से ढके हुए थे। बिल्कुल। और ये सुनना कितना अजीब लगता है ना। हाँ, मतलब आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के इसी भौतिक और भौगोलिक स्वरूप को खंगालने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्शा आज हम देखते हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं बना है। एक ही देश की सीमाओं के भीतर आपको गगनचुंबी पर्वत, विशाल मैदान, तपता हुआ मरुस्थल, पुराने पठार और खूबसूरत द्वीप समूह सब मिल जाएंगे। सही बात है। ये भूगर्भीय इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। बिल्कुल। तो आज हम महज आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि ये विशाल आकृतियां काम कैसे करती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ और ये सब एक दूसरे से जुड़ी कैसे हुई हैं। हाँ, क्योंकि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो असल में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, उनके टकराने और प्रकृति की जो एक लगातार तोड़फोड़ चल रही है ना, उसका नतीजा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम भारत को 6 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटकर देख सकते हैं। ये कोई स्थिर नक्शा नहीं है, मतलब ये एक जीवित, लगातार बदलने वाला सिस्टम है जिसे हम आज उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की यात्रा करके डिकोड करेंगे। तो चलिए, इस यात्रा की शुरुआत देश के एकदम सबसे उत्तरी मुहाने से करते हैं, यानी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। हाँ, द नॉर्दर्न सेंटिनल्स। हाँ, हम अक्सर किताबों में इसे एक नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में पढ़ते हैं। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है, करीब 2400 किलोमीटर लंबा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि ये पहाड़ पूर्व की ओर जाते जाते अचानक इतना संकरा क्यों हो जाता है। मतलब कश्मीर के हिस्से में ये करीब 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल तक आते आते एकदम 150 किलोमीटर पर सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों? इसके लिए ना हमें इस नवीन वलित पर्वत के पीछे की इंजीनियरिंग को समझना होगा। देखिए, करोड़ों साल पहले जो हमारे भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही थी। अच्छा। तो जब ये दो विशाल भूखंड टकराए तो उनके बीच का जो समुद्र था, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं, वो दबाव के कारण सिकुड़ने लगा। और उसका मलबा ऊपर उठने लगा होगा। बिल्कुल सही। और पूर्व की तरफ ये जो टकराव था ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र और अत्यधिक दबाव वाला था। ओहो। हाँ, तो इसी ज्यादा दबाव के कारण पूर्व में पहाड़ अधिक ऊंचे और संकरे हो गए हैं, जबकि पश्चिम में दबाव थोड़ा कम था तो वहां फैलाव अधिक है। और इसे नवीन या युवा कहने का मतलब ही यही है कि ये जो टकराव है ये आज भी जारी है। मतलब भारतीय प्लेट अभी भी खिसक रही है। हाँ, भारतीय प्लेट अभी भी हर साल कुछ सेंटीमीटर्स उत्तर की ओर खिसक रही है और इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि हिमालय अभी भी एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और शायद यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में इतने भयंकर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे की जो चट्टानें हैं वो अभी तक सेटल ही नहीं हुई हैं। हाँ, वो अभी भी अपनी जगह बना रही हैं। अब अगर इस पूरे पहाड़ की बनावट को हम देखें तो इसे ऊंचाई के हिसाब से 3 समानांतर परतों में बांटा जाता है। जी। सबसे ऊपर हिमाद्री है, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई करीब 6000 मीटर है और कहा जाता है कि इसका क्रोड या कोर ठोस ग्रेनाइट का बना है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये पूरा का पूरा पहाड़ समुद्र के मलबे से बना है तो इसमें ग्रेनाइट कहाँ से आ गया? मलबा तो मिट्टी और अवसाद होता है ना? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, जब दो इतनी बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, तो जमीन के बहुत नीचे जो मैग्मा या पिघला हुआ पत्थर होता है वो अत्यधिक दबाव के कारण ऊपर की ओर धकेला जाता है। अच्छा, तो मैग्मा ऊपर आ गया? हाँ, और वो मैग्मा जब जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो ठोस ग्रेनाइट बन जाता है। हिमाद्री का जो कोर है, जैसे माउंट एवरेस्ट का हिस्सा, वो उसी कठोर ग्रेनाइट से बना है। समझ गया। और इसके ठीक नीचे जो दूसरी परत है, हिमाचल या निम्न हिमालय, वो अत्यधिक दबाव के कारण कुचली हुई और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच होती है। और जो हमारी ये पीर पंजाल श्रृंखला है या कुल्लू कांगड़ा की जो खूबसूरत घाटियां हैं, बिल्कुल, वो इसी उथल पुथल का नतीजा है। क्या बात है। लेकिन यहाँ कहानी में मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? मतलब सबसे ऊपरी परत तो ठोस ग्रेनाइट की हो गई,
लेकिन जो सबसे बाहरी और निचली श्रृंखला है, जिसे हम शिवालिक कहते हैं, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या सेडिमेंट से बनी है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर शिवालिक केवल मिट्टी, कंकड़ और अवसादों का ढेर है, तो क्या इसे हम भूगर्भीय रूप से एक कमजोर पहाड़ मान सकते हैं? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना जैसे किसी ने बस बहुत सारा मलबा एक जगह इकट्ठा कर दिया हो। हाँ, आप इसे बिल्कुल मलबे का ही ढेर कह सकते हैं, जिसे ना बस टेक्टोनिक दबाव ने पहाड़ का रूप दे दिया है। अच्छा। हुआ ये कि हिमालय से निकलने वाली जो तेज नदियां थीं, उन्होंने मुख्य पहाड़ों को काटा और वो सारा मलबा लाकर तलहटी में जमा कर दिया। फिर जब प्लेटें और खिसकीं, तो वो मलबा भी ऊपर उड़ गया और शिवालिक बन गया। और चूंकि ये कोई ठोस चट्टान नहीं है, बल्कि असंगठित अवसाद हैं, लूज सेडिमेंट्स, इसलिए ये बेहद अस्थिर है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में शिवालिक क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड होते हैं। बिल्कुल, पहाड़ अभी भी अपनी जगह तलाश रहा है। यार, ये एक अद्भुत कड़ी है। मतलब अगर हिमालय लगातार टूट रहा है और नदियां हर साल लाखों टन पत्थर और मिट्टी काट कर नीचे ला रही हैं, तो वो सारा मलबा आखिर जाता कहाँ है? वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारे दूसरे भौगोलिक हिस्से का जन्म होता है, उत्तरी मैदान। एकदम सही पकड़े आप। मतलब एक का विनाश ना दूसरे का निर्माण है। हिमालय के एक शरण से ही हमारे इन उत्तरी मैदानों का वजूद बना है। क्या बात है। असल में हिमालय के दक्षिण में एक बहुत बड़ी खाई थी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी हजारों सहायक नदियों ने लाखों सालों तक इस खाई में पहाड़ों से लाया हुआ मलबा भरना शुरू किया, जिसे हम जलोढ़ मृदा या अलुवियल सॉइल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा तो था नहीं। मतलब ये मैदान आज करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं कहीं 440 से 320 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ एक समतल जमीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावर हाउस है जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को ही दिशा दे दी है। सही कहा। और इस मैदान को हम नदियों के आधार पर बांटते हैं, है ना? जैसे पश्चिम में पंजाब का मैदान, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज से बना है। मध्य में गंगा का मैदान है और पूर्व में असम के पास ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, और यहाँ ना दोआब का जिक्र करना बहुत जरूरी है। दोआब यानी दो नदियों के बीच की भूमि। जी, दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। लेकिन ये महज एक भौगोलिक शब्द नहीं है। ये एक पूरा आर्थिक और ऐतिहासिक तंत्र है। वो कैसे? देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से ना इसका महत्व बहुत गहरा है। पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी में ढेर सारे खनिज होते हैं, जो इस जमीन को दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। तो प्राचीन काल से लेके मुगलों और अंग्रेजों तक हर साम्राज्य ने इन दोआब क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़े हैं। अच्छा, क्योंकि जिसके पास दोआब होता था उसके पास सबसे ज्यादा अनाज और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने की ताकत होती थी। बिल्कुल, इकोनॉमी का पूरा सेंटर था ये। लेकिन अगर हम इस मैदान की जमीन को थोड़ा माइक्रो लेवल पर देखें, तो ये एकदम से सपाट या एक जैसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम एक नदी के साथ पहाड़ों से उतर रहे हैं। जब नदी शिवालिक के पहाड़ों से अचानक समतल जमीन पर गिरती है, तो सबसे पहले 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी आती है, जिसे भाबर कहते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब ये कोई जादू तो है नहीं? हाँ, नहीं, कोई जादू नहीं है। इसे ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जो क्रिकेट की बड़ी बड़ी गेंदों से भरी हुई है। हाँ, ठीक है? ठीक है। और आप उसमें ऊपर से पानी डालते हैं, तो पानी तुरंत उन गेंदों के बीच जो खाली जगह है वहां से नीचे चला जाएगा और सतह पर आपको पानी नहीं दिखेगा। अरे वाह, क्या बात है। भाबर बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहाड़ से तेजी से उतरती नदी अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ लाती है, वो ढलान कम होते ही उन्हें वहीं छोड़ देती है। तो पानी इन बड़े पत्थरों के नीचे से बहने लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि नदी सतह से गायब हो गई है। और फिर जब ये बड़े पत्थर आगे जाकर पानी की रगड़ से घिस-घिस कर बारीक मिट्टी बन जाते हैं, तब वो पानी वापस सतह पर आ जाता है। हाँ, और इसी बारीक मिट्टी वाले क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। तराई। चूंकि मिट्टी बहुत बारीक होती है, तो पानी आसानी से जमीन के नीचे नहीं जा पाता। पानी वहीं इकट्ठा होकर एक दलदली या नम क्षेत्र बना देता है। और इसी दलदल और नमी की वजह से तराई में इतने घने जंगल पनप पाए, जैसे हमारा दुधवा नेशनल पार्क। वो भी तो तराई क्षेत्र में ही है ना?
जी बिल्कुल। वो पूरा इकोसिस्टम इसी नमी की वजह से है। और तराई से आगे बढ़ने पर नदी का व्यवहार फिर बदलता है। अब नदी बाढ़ के मैदान बनाती हैं, जिन्हें हम भांगर और खादर कहते हैं। अच्छा, ये दोनों में क्या फर्क है? जो भांगर है ना, वो पुरानी मिट्टी का एक ऊंचा चबूतरा जैसा है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। इसमें अक्सर आपको कंकड़ या चूने की गांठें मिलेंगी। और खादर? दूसरी तरफ खादर वो नीचा इलाका है, जहां नदी हर साल अपनी बाढ़ के साथ ताजा और नई जलोढ़ मिट्टी की परत बिछा देती है। मतलब ये हर साल खुद को रिन्यू करता है? हाँ, और इसीलिए गहन खेती के लिए ये जमीन का सबसे कीमती टुकड़ा माना जाता है। तो एक तरह से ये उत्तर का पूरा हिस्सा नदियों की कारीगरी है। नई मिट्टी, नरम जमीन और इसका लगातार बदलता हुआ स्वरूप। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम इस उपजाऊ मैदान से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं ना, तो जमीन का कैरेक्टर पूरी तरह से उलट जाता है। एकदम अलग। हाँ, हम पहुंचते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। ये कोई नरम मिट्टी नहीं है। ये एक बेहद कठोर पुराने पत्थरों से बना एक विशाल मेज जैसा भूभाग है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। और ये दुनिया वास्तव में बहुत पुरानी है। अच्छा। उत्तरी मैदानों और हिमालय के बनने से करोड़ों साल पहले इसका वजूद था। ये असल में प्राचीन गोंडवाना भूमि का वो टुकड़ा है जो अंटार्कटिका और अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर बहता हुआ आया था। मतलब ये हिमालय से भी पुराना है? और ये बहुत पुराना। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय और रूपांतरित मतलब ये वो चट्टानें हैं जो अत्यधिक ताप और दबाव में पकी हैं। जी, इसीलिए हिमालय जैसी उथल पुथल यहाँ नहीं होती। ये पृथ्वी के सबसे स्थिर और शांत भूभागों में से एक है। यहाँ की पहाड़ियाँ आपको हिमालय की तरह नुकीली नहीं दिखेंगी, बल्कि करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार खाकर वो गोल और घिस चुकी हैं। यहाँ आपको चौड़ी और छिछली घाटियाँ मिलेंगी। और इस विशाल पठार को समझने के लिए नर्मदा नदी को एक बॉर्डर की तरह दिखा जाता है ना? बिल्कुल सही। नर्मदा नदी इसे दो मुख्य भागों में बांटती है। नर्मदा के उत्तर के हिस्से को मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मालवा का पठार आता है। और नर्मदा के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग है, दक्कन का पठार। हाँ। लेकिन दक्कन के पठार की एक खासियत है जिसने हमेशा भूवैज्ञानिकों को चौंकाया है। आप दक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं? जी हाँ, दक्कन ट्रैप। ये दक्कन ट्रैप ना पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत ही हिंसक घटना का गवाह है। वो कैसे? देखिए, लाखों साल पहले जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी ना, तब वो एक ऐसे क्षेत्र के ऊपर से गुजरी जहां जमीन के नीचे ज्वालामुखी बहुत सक्रिय थे। अच्छा। तो जमीन फटी और उसमें से भयंकर बेसाल्ट लावा बहने लगा। लेकिन ये लावा बहुत पतला था, तो ये विस्फोट करके आसमान में नहीं गया, बल्कि किसी गाढ़ी चाशनी या सिरप की तरह धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। ओहो! और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन तो चली नहीं होगी? नहीं, ये लाखों सालों तक चली। लावे की एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत जमती गई। अच्छा, इसीलिए ये इलाका सीढ़ियों जैसा दिखता है, जिसे ट्रैप कहा गया। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि प्रकृति कैसे विनाश को सृजन में बदल देती है। वो कैसे? लाखों साल पहले जो भयानक ज्वालामुखी फटे होंगे, उन्होंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया होगा। लेकिन आज उसी बेसाल्ट लावे के टूटने और घिसने से काली मिट्टी बनी है। अरे हाँ, ब्लैक सॉयल। जी, ये मिट्टी ना स्पंज की तरह पानी को सोख कर रखती है। और आज इसी के दम पर भारत में कपास की यानी कॉटन की इतनी शानदार खेती होती है। क्या बात है! मतलब एक युग का विनाश दूसरे युग के लिए वरदान बन गया। एकदम। अब इस पठारी मेज को सहारा देने वाली संरचनाओं की बात करते हैं, यानी इसके दोनों किनारों पर खड़े जो गार्ड्स हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। हाँ, ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो ये अरब सागर के किनारे एक ऊंची, लगातार और बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़ा है। इसे पार करने के लिए आपको दर्रों का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई भी काफी है, औसत 900 से 1600 मीटर, और इसकी सर्वोच्च शिखर जो है अनायमुडी, वो करीब 2695 मीटर ऊंची है। जी। लेकिन जैसे ही हम पूर्वी घाट की ओर देखते हैं ना, वहां कोई ऐसी दीवार नहीं है। पूर्वी घाट जगह जगह से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और उसकी ऊंचाई भी पश्चिमी घाट के मुकाबले सिर्फ 600 मीटर के आसपास है। इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी महज 1501 मीटर का है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूर्वी हिस्से को आरी से काट दिया हो। ऐसा क्यों है?
इसके पीछे का विज्ञान इस पूरे पठार के झुकाव में छिपा है। झुकाव? हाँ, दक्कन का पठार एकदम सीधा या फ्लैट नहीं है। इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छा। लाखों साल पहले जब ये प्लेट यूरेशिया से टकराई थी ना, तो इसका पश्चिमी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया था और पूर्वी हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया था। अरे, तो इसी ढलान की वजह से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं? बिल्कुल, और यही वो आरी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। मतलब नदियों ने पहाड़ काट दिए? जी हाँ, इन शक्तिशाली नदियों ने लाखों सालों तक लगातार बहते हुए पूर्वी घाट के पहाड़ों को काट काट कर अपना रास्ता बना लिया है। मतलब पानी ने पत्थर को हरा दिया है यहाँ। क्या बात है। और इसी वजह से पूर्वी घाट एक सतत या कंटिन्यूअस श्रृंखला ना होकर छोटे छोटे कटे हुए पहाड़ों का समूह बन गया है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती नदियों द्वारा बनाया गया है। यार, पानी की इस अद्भुत ताकत को देखने के बाद ना, चलिए अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पानी के ना होने से भूगोल तय होता है। आप मरुस्थल की बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित भारतीय मरुस्थल की, दी एरिड वेस्ट। पूर्व में तो नदियां पहाड़ काट रही हैं, लेकिन पश्चिम में एकदम सूखा क्यों है? ये पूरी तरह से हवाओं के खेल और बारिश की जो छाया होती है उसका नतीजा है। अच्छा। मानसून की हवाएं जो अरब सागर से नमी लेकर आती है ना, उनके रास्ते में अरावली की पहाड़ियां कोई बाधा बनकर नहीं खड़ी होती, बल्कि वो हवाओं के एकदम समानांतर यानी पैरेलल है। तो हवाएं बिना टकराए सीधे निकल जाती हैं? बिल्कुल, वो टकराती नहीं है तो बारिश नहीं होती। इसलिए अरावली के पश्चिमी हिस्से में बारिश बहुत कम होती है, साल भर में महज 150 मिलीमीटर से भी कम। यहाँ वनस्पति बहुत कम है और लूनी यहाँ की एकमात्र प्रमुख नदी है। और वो लूनी नदी भी तो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती ना, जमीन में ही सूख जाती है। हाँ, वो रास्ते में ही गायब हो जाती है। और जहाँ पानी नहीं होता वहाँ परिदृश्य को आकार देने का काम हवा करती है। एकदम सही। इसी वजह से थार के मरुस्थल में हमें बरखान देखने को मिलते हैं। ये विशाल अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, क्रीसेंट शेप के। हवा जब एक ही दिशा में लगातार बहती है तो वो रेत को एक ढलान पर धकेलती है और पीछे की तरफ एक गहरा घुमाव बन जाता है। जैसलमेर के आसपास अगर आप जाएं तो ये एरोडायनामिक्स का सबसे शानदार प्राकृतिक नजारा है। बिल्कुल, हवा और शुष्कता मिलके इन विशाल आकृतियों को गढ़ते हैं। लेकिन चलिए मरुस्थल के इस सूखी रेत से बाहर निकलकर अब हमें भारत की उन सीमाओं की ओर देखना चाहिए जहां जमीन और समुद्र का मिलन होता है, यानी हमारे तटीय मैदान और द्वीप समूह, द कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। जी, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदानों की एक पट्टी है, लेकिन घाटों की तरह ही पश्चिमी और पूर्वी तटों में भी बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो एक बहुत ही संकरी और पतली पट्टी है। इसे हम अलग अलग हिस्सों में कोंकण तट, कन्नड़ मैदान और केरल के मसालों के लिए मशहूर मालाबार तट के रूप में जानते हैं। यहाँ नदियां बहुत छोटी और तेज होती हैं, इसलिए वे अपने मुहाने पर कोई बड़ा डेल्टा नहीं बनाती। और मालाबार तट की एक बड़ी पहचान वहाँ के बैकवाटर्स हैं, जहाँ समुद्र का पानी जमीन के अंदर तक आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन पूर्वी तट इसके एकदम विपरीत है। वो कैसे? पूर्वी तट, जिसे हम उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट कहते हैं, वो बहुत चौड़ा और समतल है। और इसका कारण वही नदियां हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अच्छा, ज्वारी की तरह पहाड़ काट रही थी। हाँ, ये नदियां अपने साथ पठार से बहुत सारा अवसाद और मिट्टी काट कर लाती हैं और समुद्र में मिलने से पहले उस मिट्टी को फैला देती हैं। इससे विशाल और अत्यंत उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा इतने बड़े हैं कि इन्होंने तट को चौड़ा कर दिया है। और इसी पूर्वी तट पर उड़ीसा की जो खारे पानी की चिल्का झील है वो भी स्थित है। क्या बात है। अब जमीन और समुद्र की सीमा को पार करने के बाद हमारी नजर भारत के उन हिस्सों पर पड़ती है जो मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग थलग हैं। हमारे द्वीप समूह। हाँ, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। ये दोनों द्वीप समूह एक दूसरे से जितने दूर है ना, इनकी बनावट भी एक दूसरे से उतनी ही अलग है। बिल्कुल। लक्षद्वीप आकार में बहुत छोटा है, महज 32 वर्ग किलोमीटर, और इसका मुख्यालय कावरत्ती में है। लेकिन इसका जो निर्माण है वो भूगर्भीय नहीं बल्कि जैविक है। जैविक? हाँ,
ये पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से बना है। समंदर के छोटे छोटे जीव, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं, जब वो मरते हैं तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल वहीं रह जाता है। अच्छा। लाखों सालों में अरबों कंकालों के जमा होने से ये द्वीप समुद्र की सतह से ऊपर आ गए हैं। यार, ये सोचने कितना अजीब है कि एक पूरी की पूरी जमीन जिस पर इंसान रहते हैं वो छोटे छोटे जीवों के कंकाल से बनी है ना? प्रकृति के अजूबे हैं ये। और दूसरी तरफ हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। ये लक्षद्वीप से आकार में बहुत बड़े हैं और संख्या में भी अधिक हैं। और ये प्रवाल से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। माना जाता है कि ये म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार हैं, जो पानी के नीचे से गुजरती हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये द्वीप विषुवत यानी इक्वेटर के बहुत करीब है, तो यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ हमेशा गर्मी और अच्छी बारिश होती है, जिसकी वजह से ये घने और अभेद जंगलों से ढके रहते हैं। तो अगर हम इस पूरे भौगोलिक सफर को एक कदम पीछे हटकर देखें, मतलब हिमालय से लेकर उत्तरी मैदानों तक, प्रायद्वीपीय पठार से लेकर मरुस्थल, घाट, तट और द्वीपों तक, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जी पूछिए। मतलब इतनी सारी विविधता है, तो ये सब मिलकर देश के लिए क्या मायने रखता है? क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ये है कि ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक परफेक्ट इकोसिस्टम है जहां हर पुर्जा दूसरे को चला रहा है। वो कैसे? देखिए, उत्तर के विशाल पर्वत जल और वन संपदा के प्राथमिक स्रोत हैं। वो मानसून को रोककर बारिश कराते हैं और ग्लेशियरों के जरिए साल भर नदियों में पानी भेजते हैं। और वो नदियां अपने साथ मिट्टी लाकर उत्तरी मैदानों को जन्म देती हैं। बिल्कुल, जो आज हमारे देश के अन्न भंडार हैं और प्राचीन सभ्यताओं का आधार भी रहे हैं। सही बात है। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो खनिजों का भंडार है। इसने हमारे देश के औद्योगिकरण की नींव रखी है। और तटीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह, ये मत्स्य पालन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।